Welcome to Chemistry Academy, Fadandar High School and Junior College, Vahur. Now, student, in my last video lectures, we have discussed the structure of atom, and related to structure of atom, हमने स्टडी किया है how discovery of electron take place, discovery of protons and neutrons. Okay, what is isotope, what is isobar and what is isotone. So our current topic is structure of atom, और ये टॉपिक में हम लोगों ने ये पूरे पॉइंट्स कवर किए and we have tried to solve some numerical based on this concept. उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था कि dual nature of light act as a wave and it act as a particles, and all points in last 3 or 4 video lectures we have covered. अब आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे what is postulates of Bohr's atomic model. अब देखो एक्चुअली बोर्स ने क्या किया था, उसने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल स्टडी किया था. देन मैक्सवेल थ्योरी आल्सो ही स्टडीड. मैक्सवेल ने, रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि द एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस which is a positive charge body, and around the nucleus electrons are there. Around the nucleus electrons are there, but that concept was incorrect because of Maxwell theory. Maxwell theory क्या था कि when one charge body revolve around the another charge body, जब एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के अराउंड में घूमेगा तो वो चार्ज बॉडी क्या करेगा, एनर्जी रेडिएशन इमिट्स करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या विल लॉस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपना पाथ छोड़ देगा. So according to Maxwell, if electrons are revolved around the nucleus, so this electron will emit the radiation, will emit the energy and will lose its path, and this electron slowly fall down into the nucleus and atom will collapse. ये कहना था मैक्सवेल का. बट बोर्स उसने एक न्यू कंसेप्ट लाया था. बोर्स that we are going to discuss what are the postulates of Bohr's atomic model. Actually postulates का मीनिंग क्या रहता पता है कि साइंटिस्ट लोग क्या करते थे, कुछ अज्यूम करते थे, उनका एक अजम्पशन रहता था कि दिस मे पॉसिबल, और बाद में उसको प्रूफ करते थे. वैसे बोर्स ने क्या किया था कि रदरफोर्ड का मॉडल स्टडी किया, मैक्सवेल थ्योरी स्टडी किया, और फिर उसने कुछ अज्यूम किया एंड लेटर ऑन ही प्रूफ ऑल दिस पॉइंट. उसने उसको प्रूफ किया था कि हाँ ये ऐसा है और ऐसा होता है. And that part we are going to discuss. Now our first postulates of Bohr's atomic model. According to Bohr's, atom consists of equal number of electrons and protons. According to Bohr's atomic model, electron consists of equal number of atom consists of equal number of electrons and protons. क्या बोला था बोर्स ने कि atom consists of equal number of electrons and proton, and as a result atom as a whole it is neutral. एटम कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एटम न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स है मीन्स निगेटिव चार्ज है उतने ही प्रोटॉन्स है, मतलब उतना क्या आएगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज. एंड दैट वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. नाउ सेकंड पोस्टुलेट्स था बोर्स एटॉमिक मॉडल का कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. Actually, Bohr's purposed his atomic model for hydrogen and hydrogen-like species. जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था वो किसके पे वैलिड होता था, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. अब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब रहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन इज 1. तो ऐसे स्पीसीज पर वो लागू होता था कि जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते थे, 1. कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते थे, 1. सो सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स in hydrogen atom revolve around the nucleus. The electron in hydrogen atom revolve around the nucleus in one of the many possible circular state or circular path. क्या बोला था बोर्स ने, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द
पॉसिबल मेनी सर्कुलर पाथ। उसने बोला था कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ है, और वो मेनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ में से कोई एक पाथ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा विथ अ फिक्स रेडियस एंड फिक्स एनर्जी। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका रेडियस मतलब ये जो डिस्टेंस रहेगा ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और उसकी एनर्जी क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। मतलब उसने मैक्सवेल थ्योरी को साइड में ढकेल दिया था। मैक्सवेल ने क्या बोला था कि जब एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के सराउंड में घूमेगा, दिस चार्ज बॉडी विल एमिट्स द रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या विल एमिट्स रिड्यूस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड विल फॉल डाउन। तो इसने बोला था कि भाई ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमेगा तो उसका रेडियस मतलब डिस्टेंस भी फिक्स रहेगा और उसकी एनर्जी भी क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। एंड दैट वाज द सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक model. So what is the second postulates of Bohr's atomic model? Second postulates of Bohr's atomic model: the electron of hydrogen atom will revolve around the nucleus in one of the many possible stationary state or stationary levels with fixed radiation and with fixed energy, and this stationary state और स्टेशनरी लेवल्स आर कॉल्ड एज, उसको उसने नाम दिया था ऑर्बिट। दिस स्टेशनरी स्टेट और दिस स्टेशनरी लेवल्स आर कॉल्ड एज अ ऑर्बिट। नाउ थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब उसका थर्ड पोस्टुलेट्स क्या था, जरा यहां ध्यान दो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर आपने को बहुत सारा कैलकुलेशन करना है एंट्रेंस एग्जाम में। नाउ द थर्ड पोस्टुलेट्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, सी हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलूंगा तो आप लोगों को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या अर्थ मालूम है। जैसे बोर्स ने बोला था क्या न्यूक्लियस के अराउंड में विथ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इन स्टेशनरी स्टेट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां सर्कुलर मोशन के लिए क्या लगता है, उसको फोर्स लगता है, और वो फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई, तो उसको भी फोर्स लग रहा है, मींस दैट इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर मोशन रिक्वायर्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बोर्स ने क्या बोला था कि द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन इन required for electron for a circular motion in a circular path is equal to electrostatic force of attraction between nucleus and electron। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा वो कहां से मिलेगा उसको, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज बॉडी, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज बॉडी इज रिवॉल्व। तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इसमें क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो अकॉर्डिंग टू बोर्स द centripetal force required for circular motion of electron is equal to, अब ये centripetal force कहां से मिलेगा उसको, equal to electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between nucleus and electron, between nucleus and electron. Now the centripetal force of attraction, अगर आप लोग centripetal force of attraction देखेंगे तो उसका फॉर्मूला रहता है mv²/r। What is centripetal force of attraction? mv²/r. See here, mv²/r. This is the centripetal force, and what is the electrostatic force of attraction? Now अब देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, okay, which is a positive charge body, and this one is your
ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व, मतलब वन चार्ज बॉडी रिवॉल्व अराउंड द अनदर चार्ज बॉडी। तो जब भी कोई दो चार्ज बॉडी एक दूसरे के सराउंडिंग में रहता है तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। डेफिनेटली वहां क्या आता है, इलेक्ट्रोफोर्स अट्रैक्शन। सपोज मैं बोल रहा हूं दिस एनर्जी इज Q1 एंड इसका एनर्जी क्या आ जा रहा है Q2। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, अभी वो ज्यादा इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं, वो अपन फिर कभी तो भी डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आता पता है, KZE² बाय R स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस फिक्स रहता है, इसका रेडियस क्या रहता है यहाँ पर फिक्स, और वो वैल्यू क्या आता है पता है आपका। नाउ K इज द एनर्जी ऑफ Q1, ZE² by R. Z is the charge of nucleus. Z into E is the charge of nucleus. Okay. So what is the electrostatic force of attraction? K ZE² by R square. So this is the most important concept for your entrance examination. क्या बोला था बोर्ड्स ने क्या assume करके प्रूफ किया था, the centripetal force of attraction for circular motion of electron is equal to electrostatic force of attraction between nucleus and electrons. And what is centripetal force? mv² by R. and second क्या था उसका, electrostatic force of attraction between nucleus and electron, वो उसके लिए फॉर्मूला क्या आता, KZE² by R square. KZE² by R square. This one is the electrostatic force of attraction between nucleus and electron. So these are the first three postulates of Bohr's atomic model. जल्दी से फर्स्ट postulates क्या था Bohr's atomic model का, कि the number of electrons and protons are equal in atom, and that's why as a whole atom is a neutral species. Second point क्या था उसका, the electron of hydrogen atom revolve around the nucleus in one of the many possible stationary state, and that stationary state are called as a orbit. But this electron will revolve with a fixed radius. उसका रेडियस क्या रहेगा, फिक्स, डिस्टेंस क्या रहेगा न्यूक्लियस से फिक्स रहेगा। अब जब उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर आके गिरेगा क्या, नहीं। तो उसने मैक्सवेल थ्योरी को डिच्चू दे दिया था, साइड में कर दिया था, भाई ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फिक्स रेडियस पर ही सर्कुलेट करेगा इन स्टेशनरी स्टेट। ओके। और थर्ड पॉइंट क्या दिया था उसने, क्या इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए फॉर सर्कुलर मोशन जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को लग रहा वो कहां से आ रहा, द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एंड centripetal force is mv² by R. and what is electrostatic force of attraction, KZE² by R square. and this is the third postulates of Bohr's atomic model. अब यही पॉइंट पर मैं डिस्कस करना चाहता हूं। बोर्स ने क्या बोला था कि the electron will revolve around the nucleus in one of the many possible stationary state. मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इन्फिनाइट स्टेशनरी स्टेट है और उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ओके, लेकिन वो कौन सा ऑर्बिट रहेगा, व्हाट इज द पोजीशन विल बी द इलेक्ट्रॉन, दैट इज द फोर्थ पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं फोर्थ पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर्स ने क्या बोला था, आउट ऑफ इन्फिनाइट पॉसिबल ऑर्बिट, out of infinite possible orbit, the electron will only present, जैसे मैंने यहां लिखा हूं, now this one is the nucleus which is a positive charge body, and these are the circular path और कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये हो गया आप लोगों के स्टेशनरी ऑर्बिट, एंड दिस स्टेशनरी ऑर्बिट, बोर्स ने ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स के लिए सिंबल यूज किया था n, और उसने बोला था कि हियर दिस n इज द इंटीग्रल 1 2 3 4, और इसको उसने नाम दिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
क्या नेम दिया था उसने इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोर्स ने बोला था कि जो स्टेशनरी स्टेट है दैट इज द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू विच इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल n and it is called as principal quantum number. Now this one is my first orbit. Now it is n1, this one is n2, this one is n3, this one is n4. Okay, अब बोर्स ने क्या बोला था कि the electrons out of the possible infinite orbit, the electron will present only those stationary state, only those orbit, वही स्टेशनरी स्टेट में या वही ऑर्बिट में रहेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम रहेगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम। ओके, कौन से ऑर्बिट में रहेगा वो? जो स्टेशनरी स्टेट या स्टेशनरी ऑर्बिट जिसका एंगुलर मोमेंटम वो क्या रहेगा? मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ NH बाय 2 पाई, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ NH बाय 2 पाई। आउट ऑफ infinite possible stationary orbit, the electron will present in only those orbit which have the angular momentum equal to multiple integral of NH by 2 pi, where n is the principal quantum number and its value is 1 2 3 4। अब देखो इधर मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं, n इज इक्वल टू 1। अब अगर मैंने यहां 1 पुटअप किया हूं तो एंगुलर मोमेंटम 1 के लिए क्या हो जाएगा? h by 2 pi। फॉर k शेल एंगुलर मोमेंटम विल बी h बाय 2 पाई फॉर सेकेंड शेल। अब फर्स्ट शेल के लिए उसने नेम दिया था k, सेकेंड के लिए l, थर्ड के लिए m, फोर्थ के लिए n। ये आपके सब वीडियो लेक्चर में हुआ है। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय n, फर्स्ट शेल सिंबल k, सेकेंड शेल सिंबल l, थर्ड शेल सिंबल m। तो फर्स्ट शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या आ रहा था? n इज इक्वल टू 1, सो दिस बिकम h बाय 2 पाई। फॉर सेकेंड शेल अब इंटीग्रल मल्टीपल है, फॉर सेकेंड शेल n इज इक्वल टू 2, तो सेकेंड शेल के लिए ये क्या हो जाएगा? 2h बाय 2 पाई। फॉर थर्ड शेल n इज इक्वल टू 3, सो दिस बिकम 3h बाय 2 पाई। फॉर 4 दिस बिकम 4h बाय 2 पाई। मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल होते जा रहा है। देखो इधर 1h बाय 2 पाई, 2h बाय 2 पाई, 3h बाय 2 पाई, 4h बाय 2 पाई। मैं अगर फिफ्थ ऑर्बिट की बात करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 इंटू h बाय 2 पाई। अब जो भी ऑर्बिट का वैल्यू ये आएगा उसका एंगुलर मोमेंटम ये आएगा, वही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कैन बी सिचुएटेड, कैन बी प्रेजेंट, एंड दैट वाज द फोर्थ पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो लिखेंगे क्या आएगा? फोर्थ पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, आउट ऑफ infinite possible stationary state, the electron will present only in those stationary state in which the angular momentum is multiple integral of NH by 2 pi। For K shell मतलब मेरा पहला शेल एंगुलर मोमेंटम h by 2 pi। For second shell n is equal to 2, that is L shell, angular momentum n की जगह 2 put up करो, this become 2h by 2 pi। Now what is angular momentum? स्टूडेंट्स, अब आप लोग पूछेंगे सर एंगुलर मोमेंटम क्या है? आप लोगों ने पढ़ा है, फिर भी 1-2 सेकंड में मैं बता देता हूं एंड देन वी विल कंटिन्यू अवर पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। या अगर आप लोग एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन देखेंगे, नाउ एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये किसका प्रोडक्ट है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज रिप्रेजेंट बाय I। एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I इनटू एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। I is the moment of inertia and omega is the angular velocity। अब अगर आप लोग मोमेंट कम टू द नेक्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर्स एटॉमिक मॉडल का नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है वो अपन स्टार्ट करेंगे। नाउ बोर्स का ये भी मानना था कि द इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज इट्स एनर्जी।
देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या था उसका, क्या द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिफ्थ पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। पांचवा पोस्टुलेट्स क्या था उसका, क्या द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज विथ अ टाइम। अब उसने बोला था कि ये न्यूक्लियस है एंड अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी रहेंगी वो फिक्स रहेंगी, रेडियस क्या रहेगा उसका, फिक्स। द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज विथ टाइम। हाँ, वहां एक चीज हो सकती, द इलेक्ट्रॉन कैन शिफ्ट और द इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर एक्साइट फ्रॉम लो स्टेशनरी स्टेट या लो एनर्जी लेवल टू हायर स्टेशनरी स्टेट। जैसे मैं बोल रहा हूं दिस वन इज माय न्यूक्लियस विच इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज माय एनर्जी लेवल ऑर्बिट नंबर 1 2 एंड दिस वन इज माय 3, दिस वन इज माय 4। यही पॉइंट को मैं स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉ कर सकता हूं। सी हियर इन स्ट्रेट लाइन दिस वन इज माय n इज इक्वल टू 1, इसका एनर्जी हो जाएगा E1। दिस वन इज योर सेकेंड शेल, n इज इक्वल टू 2, इसका एनर्जी हो जाएगा E2। थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, इसका एनर्जी हो जाएगा E3। फोर्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 4, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा E4। नाउ हियर बोर्स का कहना क्या आ रहा था कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज विथ टाइम। सिर्फ वहां पर क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर, शिफ्ट, एक्साइट फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। लेकिन कब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे, कोई भी मॉलिक्यूल को एनर्जी देंगे, तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो एक्साइट होगा फ्रॉम लो स्टेशनरी स्टेट, लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। अब वो कितने एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो कैसा फाइंड आउट करेंगे, तो उसने बोला था दोनों का डिफरेंस। अब उसने डिफरेंस के लिए सिंबल यूज किया था डेल्टा E और यहां लिखा था, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, E4 में, कहां से जा रहा है, E1 से, तो ये आ जाएगा E4 माइनस E1, एनर्जी इन हायर स्टेट माइनस एनर्जी इन लोअर स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल पर जा रहा है तो ये E2 माइनस E1, थर्ड में जा रहा है तो E3 माइनस E1। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, इट विल ट्रांसफर फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट। बट व्हेन इलेक्ट्रॉन विल इमिट द एनर्जी, जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहां आ जाएगा, वो लोअर एनर्जी लेवल में। इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। और ये किसने बोला था, बोर्स ने। एंड दैट वाज द फिफ्थ पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये बोर्स के एटॉमिक मॉडल का फिफ्थ पोस्टुलेट्स था। अब उसके बाद में इन लास्ट पोस्टुलेट्स, लास्ट दैट इज पोस्टुलेट्स नंबर 6, देखो इधर ना, इन लास्ट पोस्टुलेट दैट इज पोस्टुलेट्स नंबर 6, बोर्स ने क्या बोला था कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्स और इमिट, एब्जॉर्ब किया तो ऊपर जा रहा, इमिट्स किया तो नीचे आ रहा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्स और इमिट व्हेन ट्रांजिशन ऑकर, absorbs or emits when transition occur between two stationary state that differ in energy। अब दो stationary state का energy difference अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा E is given by, अब अपन ने प्लैंक्स क्वांटम स्टडी किए थे कि भाई E is equal to h nu, here nu is equal to E by h, ये आपको पता है, न्यू इज इक्वल टू E बाय h। नाउ बोर्स ने क्या बोला था कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्स और इमिट्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट डिफर बाय एनर्जी डेल्टा E इज कैलकुलेट एज, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू या V इज इक्वल टू डेल्टा E बाय h। Okay, now here V is equal to, we can write delta E is the E2 minus E1 by h, where h is the Planck's
कांस्टेंट, H क्या हो जाएगा आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। तो दिस वाज द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो समझ में आया, बोर्स ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्टेशनरी स्टेट विथ अ फिक्स रेडियस एंड फिक्स एनर्जी। ओके, और वो स्टेशनरी स्टेट को उसने नेम दिया था KLMN, दैट आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसने बोलता इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर गिरेगा नहीं क्योंकि उसका रेडियस फिक्स है, उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। Okay, so this is all about the postulates of Bohr's atomic model. Now in next video lecture we will try to cover what is the results and failure of Bohr's atomic model. अब बोर्स एटॉमिक मॉडल का रिजल्ट और उसका फेल्यूर क्या था, इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल ट्राई टू कवर। थैंक यू। नोट डाउन ऑल पॉइंट्स।